बेटी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। आसाराम पर आरोपों की बारिश। बाप बेटे ने किया यौन शोषण। आसाराम की बीवी और बेटी पर भी आरोप। सामने आया आसाराम का सच। अतिश्री आसाराम कांड। नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी जोधपुर जेल में बंद आसाराम की दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर अब सूरत में केस दर्ज किया गया है। सूरत की रहने वाली 2 बहनों ने आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। दोनों बहनें शादीशुदा हैं और इनका आरोप है कि आश्रम में इनका लंबे समय तक यौन शोषण होता रहा। आसाराम और बेटे नारायण पर दर्ज हुई एफआईआर। कब होगी नारायण साईं की गिरफ्तारी? सूरत के जहांगीरपुरा थाने में बहनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों बहनों ने आसाराम और नारायण साईं पर जबरन बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। आसाराम पहले से जेल में बंद है ही, अब बेटे के खिलाफ रेप का केस दर्ज होने के बाद नारायण साईं की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा आसाराम की पत्नी और बेटी से भी पूछताछ हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस को जो भी करना है वो तमाम कार्रवाई करेगी। आश्रम में बेसिकली शुरुआत में सेविका के तौर पे इन लोगों को और भक्त के तौर पे बुलाया गया था, लेकिन इनका ये कहना है कि इसके अलावा उनसे जो आश्रम में दवाइयां बनती हैं, खास करके चूर्ण है या कोई टैबलेट्स हैं, उनको बनाने के काम में मजदूरी जो भी होती है उनसे कराई जाती है। आसाराम की पत्नी और बेटी पर भी आरोप। बहनों की यौन शोषण में भागीदार। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक मामला 2001 से 2002 का है। एफआईआर में आसाराम की बेटी भारती और पत्नी लक्ष्मी का नाम भी दर्ज किया गया है। आरोप है कि लक्ष्मी और भारती ने इन महिलाओं के साथ यौन शोषण में आसाराम और नारायण साईं की मदद की। पुलिस को शक है कि जब इनका यौन शोषण हुआ होगा उस वक्त एक बहन नाबालिग रही होगी। दोनों बहनें गरीब परिवार से हैं और आसाराम के आश्रम में आयुर्वेदिक दवाएं बनाने का काम करती थी। उनका कहना है कि आसाराम ऐसे आरोप में कानून के शिकंजे में आ चुके हैं, लिहाजा उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत हुई। आसाराम की प्रवक्ता फिर आई सामने, कहा आरोप निराधार। आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने एक टीवी चैनल से बातचीत में इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर बहनें डरी हुई थीं तो उनका डर आज क्यों निकला? 2002-2004 का मामला है। मेरा सवाल ये है कि 2002-2004 में अगर हादसा हुआ है उन बच्चियों के साथ, तो अब तक चुप क्यों थी? और अब बोल रही हैं तो क्यों बोल रही हैं? आंसूमल से भगवान बने आसाराम का डर तो आसाराम की सीडी के सामने आने के बाद जग जाहिर हो ही गया था, लेकिन इन नए आरोपों के बाद आसाराम और उसके पूरे परिवार पर ही सवाल उठने लगे हैं। व्यभिचार के इन आरोपों ने एक और समाज में आस्था के अंधविश्वास और अंधविश्वास की आस्था को सामने ला दिया है, तो दूसरी ओर खुद संत समाज को भी अपने ऊपर पाखंड का लबादा ओढ़े इन तथाकथित भगवानों से पार पाने की जुगत खोज निकालने का यक्ष प्रश्न ला खड़ा किया है। श्वेता सिंह के साथ पंकज शर्मा, लाइव इंडिया। और मुंबई के मलाड इलाके में एक सूटकेस के अंदर लाश बरामद हुई है। एक नाले के किनारे सूटकेस पड़ा मिला पुलिस को, जिसमें एक युवक की लाश मिली है। लाश को लड़की के कपड़े से बांधकर सूटकेस में रखा गया था। युवक की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मृतक की पहचान और हत्यारे को पकड़ने के लिए टीमें बना दी हैं, जो इस मामले की जांच में जुट गई हैं। एक सूटकेस में युवक की लाश मिली है। 25 से 30 साल के बीच इस युवक की उम्र बताई जा रही है। मुंबई के मलाड इलाके में ये लाश मिली है। अब से कुछ दिन पहले सीलिंग के पास एक महिला की लाश मिली थी, इसी तरह से पैकेट में बंद, और अब एक युवक की लाश मिली है मलाड इलाके में।
मृतक युवक की जो उम्र है वो काफी कम है, 20 से 30 साल के बीच इस युवक की उम्र हो सकती है और टीमें बना दी गई हैं। पुलिस के सामने चुनौती है पहले तो इस युवक की पहचान करना और ये पता लगाना आखिर इसके साथ क्या हुआ और अगर इसकी हत्या हुई है कौन इसके हत्यारे हैं। मलाड़ इलाके से ये खबर आ रही है। मुंबई के मलाड़ इलाके में एक युवक की सूटकेस में लाश मिली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वो उसी सूटकेस की हैं। बड़े सूटकेस में एक युवक की लाश मिली। लड़की के कपड़ों से इस लाश को बांधा गया और उसके बाद इस सूटकेस में ठूंसा गया और सूटकेस को मुंबई के मलाड़ इलाके में फेंक दिया गया। जब सूटकेस की जानकारी पुलिस को मिली तो संदेह लगा और उसके बाद जब सूटकेस खोल के देखा तो सब हक्के बक्के रह गए। इस लावारिस सूटकेस में से लाश निकली एक युवक की। 30 साल के करीब का ये युवक हो सकता है, युवा है और इसकी लाश सूटकेस में मिली है। मुंबई के मलाड़ इलाके से यह खबर आ रही है। पुलिस ने टीमें बना दी हैं, जांच में जुट गई है मुंबई पुलिस और चुनौती ये है कि इस युवक की तफ्तीश करनी है, पहचानना है इसे और इसके हत्यारों का भी पता लगाना है। जम्मू कश्मीर में पिछले 13 दिनों से आतंकियों के ढूंढने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। शनिवार रात सेना ने 3 और आतंकियों को मार गिराया और इसके साथ ही 2 दिन के भीतर 7 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। घाटी में जारी है सेना का ऑपरेशन क्लीन। चौबीस घंटे में 7 आतंकी थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और इसमें उसे कामयाबी भी मिली है। 24 घंटे के भीतर सेना के जवानों ने 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 23 सितंबर से सेना ने आतंकियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। शुक्रवार रात आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से 6 AK-47 पिस्टल, गोला बारूद समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। Of infiltration in this sector, which started on 23rd of September, wherein one terrorist was killed in the area of Lashdat Nar, and a huge quantity of arms, ammunition, and warlike stores were recovered. इसके साथ ही उनके पास से कुछ चिट्ठियां भी मिली है, जिस पर पाकिस्तानी सेना की 645 मुजाहिद बटालियन की मुहर लगी हुई है। लेकिन इन सबूतों के बावजूद पाकिस्तान अपनी कारस्तानी मानने को तैयार नहीं। I can either say that all this narration, all this that you are hearing about incursions and infiltrations is baseless, right? दरअसल 24 सितंबर की रात सीमा पार से करीब 30 से 40 आतंकियों के भारतीय सीमा में घुसने की खबर आई थी, जिसके बाद सेना ने पिछले 13 दिनों से इन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रखा है। लेकिन सवाल ये है कि न्यूयॉर्क में 5 PM के उस वादे का क्या हुआ जिसमें उन्होंने रिश्तों की बेहतरी की बात कही थी। हमारी फौज बड़ी दिलेरी से अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। जिस मानसिकता को बदलना होगा कि वो पत्तों को ना हिलाए। त्योहारों के मौसम में इतनी बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ किसी बड़ी साजिश की ओर भी इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया।
दिल्ली में चुनावी तैयारियों में हर पार्टी जुट गई है, लेकिन अहम सवाल है राजधानी के कम मतदान प्रतिशत का। जी हां, दिल्ली में मतदान प्रतिशत पिछड़े राज्यों के मुकाबले भी बेहद पिछड़ा है। 4 दिसंबर को दिल्ली के साथ मिजोरम के चुनाव हैं। पिछले चुनाव का मतदान प्रतिशत बताता है कि मिजोरम जैसा छोटा और आदिवासी बहुल राज्य भी दिल्ली के मुकाबले मतदान करने में कहीं आगे है। लिहाजा दिल्ली के मतदाताओं के सामने चुनौती है इस बार खुद को मतदान में भी नंबर 1 बनाने की। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद दिल्ली की सियासत में जहां गहमागहमी बढ़ गई है, वहीं सियासी पार्टियों के सामने चुनौती राजधानी में वोटिंग के गिरते रुझानों को लेकर भी है। राजधानी को आईना मिजोरम जैसे छोटे, पिछड़े और आदिवासी बहुल राज्य दिखा रहे हैं, जहां का वोट प्रतिशत दिल्ली के मुकाबले कहीं बेहतर रहता आया है। दरअसल 2008 के चुनाव में दिल्ली में 57.58% वोट पड़े, जबकि मिजोरम में 80% मतदाताओं ने वोट डाले। बात अगर 2003 की हो तो दिल्ली में 53.42% वोट पड़े, जबकि मिजोरम में 78.6% मतदाताओं ने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। राजधानी का वोट प्रतिशत राजधानी वासियों को मुंह चिढ़ाता है, जहां बहुत से लोग सियासत के अहम मुद्दों पर हमेशा नेताओं पर सवाल खड़े करते देखे जाते हैं, लेकिन जब बात वोट का धर्म पूरा करने की आती है तो राजधानी पिछले राज्यों से भी पीछे रह जाती है। तो दिल्ली जो जैसी जगह है उसमें बेसिक जो नीड है बंदे की वो एक बार में बहुत पूरी हो रही है, तो शायद इसलिए लोगों के लिए चुनाव उतना जरूरी नहीं है या इलेक्शन को महत्व नहीं देते और वोटिंग को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग अपना अपना बिजी हो रखे हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, कोई टाइम नहीं है। वोट करने और ना करने से कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है। जितने भी लोग वोट कर रहे हैं उनको भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जो लीडर्स हैं, पॉलिटिक्स है जो चल रही है, हर जगह पर पॉलिटिक्स चल रही है। वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पे भी एक पॉलिटिक्स दिखाई देती है। मतदाताओं की कुल संख्या और पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने की सुविधाओं के लिहाज से अगर दिल्ली और मिजोरम की तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर है। 4 दिसंबर को होने जा रहे चुनाव के लिए मिजोरम में 6,86,305 मतदाता वोट देने के लिए तैयार हैं, जिनके लिए 1126 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां तक पहुंचना भी कम मुश्किल काम नहीं, क्योंकि पोलिंग बूथ स्कूल या सरकारी भवन में रहते हैं, जबकि मतदाताओं के गांव दूर पहाड़ों, नदी नालों के पास, जहां से पोलिंग बूथ तक पहुंचने का रास्ता भी उबड़ खाबड़, कहीं कहीं सिर्फ पैदल ही रास्ता। जबकि दिल्ली में 1,15,07,113 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं, जिन्हें सुविधापूर्वक वोट डालने के लिए 11,763 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, यानी घर से निकलते ही महज चंद कदमों पर पोलिंग स्टेशन। फिर भी मतदान में मिजोरम हमेशा आगे है और दिल्ली पीछे, तो लोकतंत्र के लिए मतदाताओं की प्रतिबद्धता को लेकर दिल्ली पर सवाल उठेंगे ही। और इस बार चुनाव आयोग ने नापसंदगी का बटन NOTA यानी इनमें से कोई उम्मीदवार नहीं का बटन भी वोटिंग मशीन में रखना तय कर दिया है। लिहाजा दिल्ली के मतदाताओं का ये बहाना भी नहीं चलेगा कि उम्मीदवार मन के मुताबिक नहीं तो वोट क्यों दें। इस बार उम्मीद ये है कि 70% क्रॉस करना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन भी ऐसा उम्मीद करता है और इलेक्शन कमीशन स्पेशल ड्राइव भी चला रहा है। हम लोग भी लोगों को घर घर जाके इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। जाहिर तौर पर 4 दिसंबर को जब दिल्ली और मिजोरम में साथ साथ वोट पड़ेंगे तो मुकाबला न सिर्फ सियासी पार्टियों में होगा, बल्कि दिल्ली और मिजोरम के मतदाताओं में भी मुकाबला होगा। क्या वोट देने में दिल्ली फिर फिसलती रहेगी? दिल्ली के मतदाताओं को तय करना है कि दिल्ली में लोकतंत्र हारेगा या फिर जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवान हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
कोलकाता में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। कोलकाता की नवरात्रि पूरे देश में मशहूर है। ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं ये कोलकाता की हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा सबसे महत्वपूर्ण और चकाचौंध कर देने वाला उत्सव यहां का माना जाता है और इस बार भी वैसा ही दिख रहा है। कोलकाता में नवरात्रि की धूम कहें आप या कहें कि मस्ती का सैलाब है, लेकिन जोरों पर नवरात्रि की तैयारियां महालय के बाद से ही यहां चल रही है। महालय मतलब नवरात्रि का पहला दिन और उसके बाद से कोलकाता में दुर्गा पूजा जो होती है उसकी भव्यता देखते ही बनती है। कोलकाता पुलिस ने भी खास इंतजाम किए हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की खबर थी कोलकाता में लगाए गए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर भव्य स्वरूप नवरात्र मनाए जाते हैं, चाहे वो सियासत से जुड़े लोग हों, आम आदमी हों, वीवीआईपी हों, सब यहाँ जगह जगह दिखाई देते हैं और यही स्वरूप पूरे कोलकाता में, पूरे पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। भव्य तरीके से यहाँ दुर्गा पूजा की जाती है और नवरात्रि महालय के बाद से पूरे जोर पर यहाँ आस्था है और उत्सव भी। देश भर में नवरात्रि की धूम है। जगह जगह भक्तगण नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं। मुंबई शहर में एक ऐसा परिवार है जो नवरात्रि का पर्व पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ 9 दिन तक मनाता है। ये एक पारसी परिवार है। ये परिवार पिछले 24 सालों से मुंबई में अपने घर में नवरात्रि की पूजा करता आ रहा है। यही नहीं, रयोमंड बाटलीवाला के परिवार का हर शख्स समय समय पर पूजा भी करता है। ये पारसी परिवार नवरात्रि की तरह हर साल गणेशोत्सव मनाता है। 10 दिनों तक गणेश जी को स्थापित किया जाता है, विसर्जन किया जाता है और यहाँ पर परस्पर सामंजस्य का धर्म संभाव का एक उदाहरण देखने को मिलता है। पारसी परिवार में नवरात्रि की विशेष पूजा की जाती है और पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। इतना ही नहीं, जब 10 दिन तक गणेशोत्सव चलता है तब भी पूरे विधि विधान से स्थापना गणपति बप्पा की करते हैं ये लोग और पूजा अर्चना भी करते हैं। दिल्ली के एक जीडीए पार्क में एक ग्लाइडर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ग्लाइडर के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। जिस जीडीए पार्क में ग्लाइडर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई वो शास्त्री पार्क इलाके में है। इंडियन एयरफोर्स का ये ग्लाइडर गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस से उड़ा था। इस ग्लाइडर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। हिंडन एयरबेस से ये ग्लाइडर उड़ा था और एक पार्क में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और इस घटना का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक राज ने। इस वक्त मैं शास्त्री पार्क इलाके में मौजूद हूं और आप देखेंगे कि एक माइक्रो लाइट जहाज यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग हुआ है। बताया जाता है कि हिंडन एयरबेस से ये उड़ा था और उसके बाद इसमें इंजन में खराबी होने की वजह से ये यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग हुआ है। इस जहाज में तकनीकी खराबी हुआ है और तकनीकी खराबी होने की वजह से इसे यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग किया गया है। आपको बता दें कि आसपास का जो इलाका है वो यहां पर रेसिडेंशियल है, आवासीय इलाका है और यहां पर इसलिए इसे लैंडिंग किया गया क्योंकि ये जहाज में तकनीकी खराबी थी और इसे कोई ऐसा इलाका चाहिए था जहां पर कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो। इस वजह से इसे इस खुले मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का जो लोगो है वो लगा हुआ है और एनसीसी का भी यहाँ पर कोड डला हुआ है। यानी कि मतलब ये हुआ कि इंडियन एयरफोर्स के जो जवान हैं उनका बताना है कि इस जहाज का इस्तेमाल एनसीसी के लिए किया जाता था, लेकिन इसे उड़ाने वाले जो विंग कमांडर या पायलट हैं वो इंडियन एयरफोर्स का है। देखेंगे आप जहाज ये बेहद छोटा है और इसे ट्रेनिंग यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स में नए भर्ती होते हैं पायलट या फिर कमांडर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है इससे। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो भी इसमें त्रुटियां या फिर खराबी हुई है उसको यहाँ पर
बनाने का काम किया जा रहा है ताकि इस एयरक्राफ्ट को दोबारा अगर उड़ान भरना पड़े तो इसमें से जो भी खामियां हैं वो इससे निकाल दिया जाए। यहाँ पर एक टीम मौजूद है जो लगातार इस बात की यहाँ पे तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार कहाँ पे खामियां हुई है। और आप देखेंगे तो बेहद छोटा है, 2 सीटर ये जहाज है, इसको माइक्रोलाइट जहाज कहते हैं जो कि एनसीसी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका जो विंग कमांडर या फिर यूं कहें कि जो पायलट होता है वो इसका इंडियन एयरफोर्स का होता है। यहाँ पे देखिए तो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर भी मौजूद हैं मौके पर, दिल्ली पुलिस की एक टीम भी मौजूद है जो लगातार ये इसमें कोशिश में लगी हुई है कि जहाज को किसी तरीके से यहाँ से वापस इनके बेस में भेजा जाए। और अगर आप देखें तो यहाँ पर तकरीबन हजारों की तादाद में शास्त्री पार्क के इलाके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर एक पूरा जमावड़ा सा लग गया है कि आखिरकार जो जहाज है वो खुले मैदान में लैंड किया है। लेकिन एक अच्छी बात रही कि पायलट की सूझबूझ थी कि उन्होंने खुले मैदान में लैंड किया। अगर आसपास के इलाके में अगर लैंड होता या फिर कहीं किसी के घर के पास होता तो शायद जान माल की क्षति हो सकती थी। फिलहाल एक अच्छी बात है कि जहाज के साथ में बैठे 2 विंग कमांडर और को विंग कमांडर दोनों सही सलामत हैं। अशोक राज, दिल्ली, लाइव इंडिया। और इलाहाबाद में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर ही लाठीचार्ज हो गया। लैपटॉप बांटने आए मुख्यमंत्री के स्टेज पर लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता पहुंच गए और मुख्यमंत्री के समर्थन में नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इन उत्साहित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में खुशी में बैरिकेडिंग ही तोड़ दी। इस बात से नाराज पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान कई पुलिसकर्मी गिर गए, उन्हें भी चोटें लगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां लेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आप, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। सचिन तेंदुलकर के लिए रिकॉर्ड्स बनाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीती शाम सचिन ने रनों के उस आंकड़े को पार कर दिया जहां अब तक एशिया का कोई क्रिकेटर नहीं पहुंच सका। जी हां, चैंपियंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल में जैसे ही सचिन के बल्ले से 26वां रन निकला, वैसे ही सचिन 50,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले क्रिकेटर बन गए। सचिन ने बनाया एक और रिकॉर्ड। क्रिकेट में पूरे किए 50,000 रन। अपने करियर के 50,000 रन पूरे किए सचिन तेंदुलकर ने। ऐसा कारनामा करने वाले सचिन बने पहले एशियाई। एक रन के साथ सचिन ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर सका, जो आने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए किसी कल्पना से कम नहीं होगा। कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड के शिखर पर बैठे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट करियर के 50,000 रन भी पूरे कर लिए। अपने करियर के 50,000 रन पूरे किए सचिन तेंदुलकर ने। दिल्ली में खेले गए चैंपियंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में सचिन ने ये कारनामा किया। मैच में सचिन को ये रिकॉर्ड बनाने के लिए 26 रनों की जरूरत थी। हालांकि चैंपियंस लीग में ही सचिन की खराब फॉर्म को देखते हुए ये लग रहा था कि सचिन के लिए इस माइलस्टोन को छूने या पार करने में वक्त लग सकता है, लेकिन 50,000 बनने का ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं हुआ।
अपने करियर के 50,000 रन पूरे किए सचिन तेंदुलकर ने। जहां सचिन ने न सिर्फ 26 रन पूरे किए बल्कि पहली बार मौजूदा चैंपियंस लीग में 31 गेंदों में 35 रन की पारी भी खेली। सुनहरी अक्षरों में नाम अंकित कर दिया। सचिन ने 50,000 बनने का ये कारनामा इंटरनेशनल, घरेलू और T20 टूर्नामेंट के रनों को मिलाकर पूरा किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सचिन ने 307 मैचों में 25,228 रन बनाए हैं। जिससे में सचिन ने 551 मैचों में 21,999 रन बनाए हैं। जबकि सेमीफाइनल मुकाबले में 26 रन बनाने के साथ सचिन ने 95 T20 मैचों में 2,773 रन पूरे कर लिए। इसके साथ ही सचिन ने कुल 953 मैचों में 50,000 रन बना लिए। ऐसा कारनामा आज तक एशिया में किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया। हालांकि वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा करने वाले कई बल्लेबाज हैं। 50,000 रन पूरे किए सचिन तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलिया के ग्रैहम वुड इस मामले में टॉप पर हैं, जिन्होंने 67,057 रन बनाए हैं। लिस्ट में सचिन 16वें नंबर पर हैं, जबकि ओवरऑल रन के मामले में 32वें नंबर पर राहुल द्रविड़ का नाम आता है। अपनी आखिरी T20 सीरीज में ये रिकॉर्ड बनाकर सचिन ने सीरीज को भी यादगार बना दिया। 50,000 रन पूरे किए सचिन तेंदुलकर ने। वहीं कई दिनों से सचिन के प्रदर्शन से निराश फैंस भी सचिन के कारनामे को देखकर झूम उठे। मोहम्मद वसीम, लाइव इंडिया, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। एक पल में बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है किस्मत, एक पल की घटना डालती है आपकी पूरी जिंदगी बदल। इसलिए हम रखते हैं हर घटना की खबर, आप पर असर डालने वाले हर बदलाव पर नजर, खबरों का पूरा हाल सभी पहलुओं के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपको, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। नजर है देश के सूरत हाल पर, नजर है सियासी दाव पेच पर, नजर है जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, हर 2 महीने के बाद 2 रुपए बढ़ रहे हैं। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। सूरत में आसाराम पर रेप का एक और केस दर्ज, बेटे पर भी लगा रेप का आरोप। सूरत की 2 बहनों ने लगाया आरोप, आसाराम की पत्नी और बेटी के खिलाफ भी मामला दर्ज।
तेलंगाना पर आंध्र में तीसरे दिन भी बंद। विभाजन के खिलाफ जगन रेड्डी के अनशन का दूसरा दिन। सोमवार से चंद्रबाबू नायडू भी करेंगे भूख हड़ताल। लालू के जेल यात्रा के बाद आरजेडी की अहम बैठक। राबड़ी के हाथों आरजेडी की कमान। संचालन और नई रणनीति पर हुआ विचार।